इन दिस वीडियो हम हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस आपको बताया गया कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं या फिर जो बेस पेयर्स मौजूद हैं इन अ डीएनए, उनमें 99.9% सेम होते हैं इन ऑल ह्यूमन बींग्स, बट ओनली जो 0.1% का डिफरेंस है, यही एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे आपको इतने ढेर सारे इंडिविजुअल विद देयर डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोमिक कैरेक्टर्स के साथ आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस बताया कि जो बेस पेयर हैं वो एक्चुअली कितने हैं, 3 × 10⁹, यानी कुछ 3 बिलियंस अराउंड यहाँ पर आपको बेस पेयर्स दिखाई देंगे। तो उसमें से 3 बिलियन का जो 0.01% है, दैट मीन्स अराउंड 3 मिलियंस। ये जितने भी सीक्वेंसेस हैं, यही सीक्वेंसेस डिसाइड करते हैं टू डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल, और कुछ ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कुछ ऐसे यूनिक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिससे हर एक इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल हैं, उनका अपना एक यूनिक फिनोटिपिक अपीयरेंस होता है। बिकॉज जैसे आपने यहाँ पर लोगों को देखा होगा, आपके आसपास बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल रहते हैं, और सबके स्ट्रक्चर्स में, फेस में एंड ऑल, जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, वो बस 0.1% का जो बेसिस है वो अलग है, इस वजह से आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देता है। यहाँ पर जो हमारा मोटिव है वो क्या है, एम क्या है, कि किस तरीके से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकें कि दो इंडिविजुअल के बीच में या दो अलग अलग बहुत सारे लोगों के बीच में जो डिफरेंस होता है, या फिर एक जो प्रॉपर पॉपुलेशन है उसमें जो जेनेटिक डिफरेंस है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर कौन से बेसिस है जिसमें हम उनके जेनेटिक डिफरेंस को कवर अप कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस तो वही है कि हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, एंड देन हम प्रॉपर उनको अलग अलग कर पाएंगे और समझ पाएंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि प्रीवियस ने बताया, कि एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है। इसको करना हर बार, हर एक डिफरेंट अगर हमें दो ऑर्गेनिज्म उनके बीच के डीएनए को चेक करना है कि उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ है, कितनी डिसिमिलैरिटीज़ है, तो हर बार हमें उनको आइसोलेट करना पड़ेगा और हर बार उनकी सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक टेक्निक की बात की है, एक ऐसे कुछ फिनोमिनन की बात की, जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस एक्चुअली है कौन सी, वो प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस के थ्रू जितने भी हमारे पास यहाँ पर बेसिस मौजूद है, जिसमें मेनली डिफरेंस होता है, तो उन्हें आप क्या कर सकते हो, इस प्रोसेस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच के जो डिफरेंसेस हैं। और ऑल्सो एक बहुत यूनिक टेक्निक है, जिससे आप दो इंडिविजुअल के कनेक्शन को भी कंपेयर कर सकते हो प्रॉपर, बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसमें जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस जो है उनके बीच को, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेशल रीजंस होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस में, जिसे हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। इन्हें हम रिपीटेटिव डीएनए क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये बहुत बार रिपीट होते हैं। जो स्मॉल स्ट्रक्चर है डीएनए का, या फिर जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो बहुत टाइम्स रिपीट होते हैं, इस वजह से इन्हें हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इन्हें हमें सेपरेट करना है, अलग करना है। कहाँ से, जो बल्क ऑफ डीएनए आपको जीनोमिक स्ट्रक्चर मिलता है, यानी आपको क्या मिलेगा, एक बल्क ऑफ जीनोमिक स्ट्रक्चर मिलता है, और इस जीनोमिक स्ट्रक्चर से जो रिपीटेटिव डीएनए है, हमें इन्हें अलग करना है। बिकॉज इन रिपीटेटिव डीएनए से सेम होंगे सब में ऑलमोस्ट, तो उनसे आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। जो डिफरेंस हमें पता चल लगना है, उन्हें हमें यहाँ से अलग करना है। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो बेसिस है, डेंसिटी का जो बेस है, उसके थ्रू हम रिपीटेटिव डीएनए को, जो बल्क ऑफ डीएनए है, उससे अलग कर लेते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस क्या होती है कि बिकॉज हम मशीन है एक, जिसमें हम उन्हें डालते हैं, जिनको वो बहुत मूव कर होते हैं बहुत ज़्यादा, और जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो आपको नीचे मिलेंगे, और जिनकी डेंसिटी लो होगी, जिन भी जेनेटिक कोड्स की, वो आपको अपर साइड में मिल जाएंगे। जेनेटिक कोड्स को कुछ इस तरीके से हम बल्क ऑफ डीएनए से अलग कर लेते हैं। जो मेजर पीक है आपको
एक बहुत, जैसे कि आप अगर उसका ग्राफ देखें तो उसमें जो मेजर पीक है वहाँ पर आपको बल्क ऑफ डीएनए मिलेगा, और जो स्मॉल पीक होगा वहाँ पर हमें कुछ डीएनए मिलेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिन्हें हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। और बेसिकली हमें इन्हीं सैटेलाइट डीएनए को ही चेक करना है। हमें जो रिपीटेटिव डीएनए है वो उन्हें चेक नहीं करना है कि वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे, हमें यहाँ पर जो सैटेलाइट डीएनए मिल रहा है इन्हें फॉर्म करना है। तो सैटेलाइट डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर एंड टी रिच एंड जी सी रिच, मतलब एडेनिन एंड थायमिन ज़्यादा मौजूद है वहाँ पर, या ग्वानिन एंड साइटोसिन ज़्यादा मौजूद है, या जो सेगमेंट यहाँ पर निकला है उसकी लेंथ कैसी है, उसमें नंबर ऑफ रिपीटेटिव सेल्स है या कितने नंबर ऑफ रिपीटेटिव सेल्स मौजूद हैं। सैटेलाइट डीएनए को कुछ कैटेगरीज में इनके बेसिस पे डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो कैटेगरी उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स, और नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसे हम मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। माइक्रो सैटेलाइट जिसमें जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस हैं वो थोड़े से कम होते हैं, एंड मिनी सैटेलाइट्स में उनसे भी थोड़े से कम जो आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे नाइट्रोजन बेसेस के वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए यहाँ पर निकला है इन्हें दो टाइप से बांटा गया है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। ये जो सीक्वेंसेस होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, किसी भी तरीके की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहे, कोई प्रोटीन्स को कोड नहीं कर रहे हैं, बट ये क्या करते हैं, एक बहुत लार्ज ग्रुप, एक बहुत बड़ा सा पोर्शन बनाते हैं डीएनए का। जैसे मैंने प्रीवियस बताया था कि जो भी प्रोटीन्स हैं अगर वो डीएनए सिंथेसिस का फॉर्मेशन नहीं, सॉरी, प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करती हैं तो वो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में और सम अदर स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में वर्क खुद करती हैं। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे निकले हैं जो कि माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट्स हैं वो प्रोटीन को फॉर्मेशन नहीं करती हैं, बट येस जो ह्यूमन जीनोम है उसका एक लार्ज पोर्शन वो इसके थ्रू बनाते हैं। इन सीक्वेंसेस में हमें पॉलीमराइजेशन देखने को मिलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इन ना वेरिएशंस ऑफ जीन्स। आपको जितने भी यहाँ पर ह्यूमंस दिखाई देते हैं हर सब में आपको थोड़ा बहुत वेरिएशंस देखने को मिलता है। तो ये जो वेरिएशंस है इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इन्हीं सीक्वेंसेस के थ्रू शो होता है, और एक हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें दो लोगों के बीच में डिफरेंस बताना है कि अगर डिफरेंस है तो वो क्यों है, और वो डिफरेंस कहाँ से रिलेटेड होता है, वो बेसिस है यहाँ पर डीएनए डिफ्रेंसिएशन का, वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके थ्रू वेरिएशंस होते हैं, और इन वेरिएशंस के थ्रू हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं और डिफरेंस को प्रॉपर चेक कर पाते हैं। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल के, जो कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, किसी एक ही ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू हैं, लाइक देयर ब्लड, देयर हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, इन सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अगर हम उनका डीएनए चेक करते हैं वहाँ पर, तो इन सब में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एन इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल के इतने सारे कैरेक्टर्स को आप निकालो और उनके बीच में पॉलीमॉर्फिज्म चेक करो, तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि इन सब में क्या है, इन सब में सेम पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर शो होता है। सो जैसे कभी आपने केसेस देखे होंगे इन सम सीरियल्स या सीआईडी एंड ऑल जो चीज़ें आती हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि आपको क्लू की तरह वहाँ पर सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली, या फिर कुछ हेयर्स मिले हैं और नेल्स मिले होते हैं, फॉलिकल मिली होती है, तो ब्लड सैंपल मिले, तो वो इन ब्लड सैंपल्स को यूज़ करते वो क्या है, वो बेसिकली वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, और जो भी सस्पेक्ट है जिसके ऊपर उन्हें डाउट है उनसे वो क्या करते हैं, उन्हें मैच करवाते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी बताया गया कि जो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं और डिग्री ऑफ मॉर्फिज्म के थ्रू जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, या जो फॉरेंसिक टूल, एक फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वहाँ पर। और पॉलीमॉर्फिज्म से जो इनहेरिटेंस है वो पॉलीमॉर्फिज्म क्या, अगर जिससे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वेरिएशंस है, वो वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता हुआ चला जाता है, और इसी के बेसिस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। और ऑल्सो जो पेरेंटनी टेस्ट है, यानी कि कुछ ऐसे आपने भी केस देखे होंगे जहाँ पर डिस्प्यूट हो जाता है या फिर झगड़ा हो जाता है, कि जिसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अपने जो एक ही बेबी है और उसके लिए दो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये हमारा बेबी है या ये हमारा बेबी है, तो ऐसी जो चीज़ें होती है उनके केस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम डीएनए को चेक कर सकते हैं कि वो
किस पेरेंट्स के साथ जो बेबी है वो उसका डीएनए किसके साथ मैच होता है, तो जिसके साथ उसका डीएनए मैच हो रहा होगा वो उनका बेबी होगा। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारी हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ों में हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है किसकी, डीएनए सीक्वेंसेस की पॉलीमॉर्फिज्म को हमें समझने के लिए उनका जो मेन बेसिस है वो क्या है, जेनेटिक मैपिंग है। और एज वेल एज पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ें वहाँ बहुत अच्छे से समझनी होंगी। पहले तो जेनेटिक मैपिंग समझनी है कि किस तरीके से ह्यूमन जीनोम्स की जेनेटिक मैपिंग होती है, किस तरीके से जीन्स, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि एक जीन से क्रोमोसोम्स है या फिर डीएनए है जिसमें दो जीन्स लगे हुए हैं, तो उनके बीच का कितना डिस्टेंस है, उनके बीच में लिंकेज कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को समझ सकते हैं। इसमें हमें इनके सीक्वेंसेस को समझना होता है और टोटली सिंपल टर्म्स में हम उन्हें आसानी से समझ पाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली वेरिएशन से जनरेट होता है, म्यूटेशन से जनरेट होता है। और म्यूटेशंस को हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशंस को हमने पढ़ा है और वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, क्या क्या म्यूटेशन से प्रॉब्लम होती है, ये भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा। वेरिएशंस कैसे आते हैं प्रीवियस पढ़ चुके हैं। बट जो ये म्यूटेशंस हैं वो म्यूटेशंस कहाँ पर होते हैं, जो म्यूटेशंस यहाँ पर होते हैं वो बेसिकली सिर्फ दो ही प्रकार की सेल्स है जो कि आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो सोमैटिक सेल्स होती हैं और ऑल्सो जो जर्म सेल्स होती है। तो सोमैटिक सेल्स में अगर कोई म्यूटेशन हो, वहाँ पर कोई गैमेट्स चेंज हो जाए या वहाँ पर जो जीन्स है वो चेंज हो जाए, और जर्म सेल्स अगर कोई गैमेट है उसमें कोई चेंज में आता है, वेरिएशंस आता है, तो उसके थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है। सो कोई एक सेल है, ठीक है, एक जर्म सेल है, वो उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हुआ है। बट म्यूटेशन तो उसमें हो गया, बट म्यूटेशन होने की वजह से वो उस इंडिविजुअल को जो उसकी एबिलिटी है क्या ऑफरिंग्स डेवलप करने की या अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो अगर एक ऐसा जनरेशन है, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें म्यूटेशन तो हुआ है, ठीक है, उसके जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ है, उसके गैमेट से म्यूटेशन हुआ है, बट जो उसकी ऑफरिंग्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे क्या होगा, एक जो ह्यूमन है यहाँ पर, एक ह्यूमन है, उससे क्या होगा, एक न्यू बेबी फॉर्म होगा, राइट। उसमें भी क्या होगा, जो म्यूटेशन हुआ है वो पास होगा, देन उससे जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें म्यूटेशन पास होगा, देन नेक्स्ट जनरेशन म्यूटेशन। इस तरीके से क्या होगा, म्यूटेशन एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन में स्प्रेड होता जाता है, फैलता चला जाता है। और ये क्यों होता है, बिकॉज जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो जर्म सेल्स होती हैं वही ट्रांसमिट होती जाती हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो म्यूटेशंस हैं वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, पास आउट होते रहते हैं। इसके प्रीवियस हम एलेल्स के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि अगर जो वेरिएशंस हैं, जो ट्रेडिशनली वेरिएशंस हैं या सेक्स के थ्रू जो वेरिएशन ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनमें हम डीएनए सीक्वेंसेस की जो पॉलीमॉर्फिज्म है उनको बहुत ईजिली या उनको हम उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन कितनी होगी, वो ग्रेटर देन 0.01% ही होगी, बिकॉज 1% का ही आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो सिर्फ 1% का ही आपको म्यूटेशन होता हुआ या 1% का ही 0.01% का ही आपको चेंज होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो बेसिकली हमें इन सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो जो हमें पॉपुलेशन के टर्म्स में जो हमें चेक करना है, ऑब्जर्व करना है, तो वो सिर्फ हमें एक इनहेरिटेंट म्यूटेबल म्यूटेशंस को, यानी कि ऐसे म्यूटेशंस जो कि क्या होते हैं, इनहेरिटेंस हो रहे हैं, उन्हीं म्यूटेशंस को अगर हम चेक करें, सो बहुत सारी जो प्रोसेस है ये हमारे जो कि एक म्यूटेशंस की प्रोसेस है उसको हम प्रॉपर डिटेक्ट कर सकते हैं अगर इन केस ऑफ डीएनए हम फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प लें और उसमें म्यूटेशंस को हम हेल्प कर प्रोसीड करें। सो इनहेरिटेबल म्यूटेशंस के थ्रू हम हाई फ्रीक्वेंसी को या फिर हाई फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंस क्रिएट है हर एक इंडिविजुअल में उसको हम समझ सकते हैं। सो यहाँ पर जो ये फिनोमिनन है उसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। और इस तरीके की जो मॉर्फिज्म है, म्यूटेशंस हैं, वो उनमें होता क्या है, जो प्रोबेबिलिटी होती है इस तरीके के वेरिएशंस में, वो बेसिकली जो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि डीएनए सीक्वेंसेस हैं हमारे पास और इन डीएनए सीक्वेंसेस में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है। बट इससे जो एबिलिटी है
रिप्रोड्यूस करने की या जिससे एबिलिटी है सेक्स करने की और न्यू यंग वंस को जनरेट करने की, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बिकॉज जो ये चेंज होता है, म्यूटेशन जो होता है, वो कैसी सेल्स में होता है? जो ऐसी सेल्स में हो रहा है जो कि क्या करती हैं, जो कोडिंग में हेल्प नहीं करती हैं। नॉन कोडिंग जो डीएनए सीक्वेंसेस है उनमें बेसिकली डिफरेंसेस होता है। और इसी का रीज़न है क्योंकि जो नॉन कोडिंग डीएनए है वो कोडॉन्स को आगे जाकर नहीं बनाएंगे, तो जो न्यू सेल्स बनेंगी उसमें जो डिफरेंसेस होगा भी वो उनके अदर नॉन कोडिंग जो पार्ट्स है उन्हीं में डिफरेंसेस होगा। तो जो जेनेटिक या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसमें कोई भी इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एक इमीडिएट इफेक्ट आपको देखने को मिले इमीडिएटली, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। बट अगर जो ये म्यूटेशंस है वो क्या करता रहे, एक्यूमुलेट होता रहे, बढ़ता रहे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, इस तरीके से क्या होता है कि वेरिएशन अगर पास ऑन होता रहे, जाता रहे, प्रोसीड करता रहे, तो वहाँ पर आपको यस जो थोड़ा बहुत रेंज एक सिंगल न्यूक्लियाई में या सिंगल न्यूक्लियोसाइड्स में एक थोड़ा सा वेरिएशंस आपको चेंज वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट ये जो चेंज या जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ये रैपिड नहीं देखने को मिलेगा, तुरंत नहीं देखने को मिलेगा। एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस, बहुत काफ़ी ईयर्स की एक लंबी प्रोसेस के बाद आपको एक इवोल्यूशन होता हुआ, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। सो जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इवोल्यूशन की प्रोसेस में। बिकॉज पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या था? पॉलीमॉर्फिज्म दैट मीन्स जो वेरिएशन है डीएनए है उसमें वेरिएशन हो रहा है। हमने अभी यहाँ पता लगाया कि डीएनए में जो वेरिएशन होता है वो सोमैटिक सेल्स में भी हो सकता है, जर्म सेल्स में भी हो सकता है। जर्म सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में प्रॉब्लम होगी तो उससे जर्म सेल्स का कोई रिलेशन ही नहीं है। बट अगर जर्म सेल्स में अगर कोई म्यूटेशन होता है तो उसमें जो नॉन कोडिंग प्रोटीन्स है, जो नॉन कोडिंग स्ट्रक्चर्स है उनमें चेंज होगा। और यही नॉन कोडिंग स्ट्रक्चर्स होने की वजह से जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आता। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में चेंज नहीं होता तो जो ये म्यूटेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होता रहता है। और वेरिएशन होने की, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होने की जो ये कैपेबिलिटी है, प्रोसेस है, वो प्रोसीड होती रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस, आफ्टर अ सो मेनी टाइम या फिर बहुत टाइम के बाद आपको एक प्रॉपर म्यूटेशन होता हुआ दिखाई देगा। बट यस, जब भी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है तो एक सेल में कुछ डिफरेंस, एक बहुत नॉर्मल स्केल पर जो डिफरेंसेस है वो आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सो ये वैरायटी आपको यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट अगर हम बताएं कि जो टेक्निक है किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंट की जो टेक्निक है वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप की, एलिस जेफर ने प्रोड्यूस किया था इसको। और उन्होंने इस सैटेलाइट डीएनए, बिकॉज मैंने अभी आपको बोलता कि सैटेलाइट डीएनए को ही हमें यूज़ करना है कि किस तरीके से वो आगे फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए को थ्रू उन्होंने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को, पॉलीमॉर्फिज्म को शो किया था कि किस तरीके से चेंज आता है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इन्होंने बोला था इसे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जो टेंडम रिपीट, जो सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो किस तरीके से जो रिपीट होते हैं और सैटेलाइट डीएनए बना हुआ है, वो जो सैटेलाइट डीएनए है वो किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म करता है, ये प्रोसेस हमें यहाँ पर पढ़नी है। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किए हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है और क्या क्या स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, यहाँ पर हमने सिर्फ अभी आपको बताया कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या रोल है। इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लास्ट वीडियो हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर को बताया, तो वैसे ही हम कुछ डायग्राम्स का हेल्प लेकर प्रॉपर इन्हें समझेंगे किस तरीके से आइसोलेट किया जाता है और किस तरीके से हम प्रॉपर डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करेंगे।